ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं सेबी शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। अपन को पता ही है सेबी मतलब जो ये सिक्योरिटी वाले हैं, सेबी के रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं वो गिनती के 3-4 ही हैं और वो सारे अपन ने देख लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अभी अगर एक आधी बाकी रहेगा तो वो देख लेंगे। अभी रेगुलेशन है जो मेन, बाकी सारी उसमें से आज एक रेगुलेशन अपन पकड़ रहे हैं, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। लेटेस्ट रेगुलेशन है और बहुत अच्छी है एम्प्लॉयज़ के लिए, और मेनली तो एम्प्लॉयज़ के लिए ही है कि एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलना चाहिए और कैसे क्या रेगुलेशन बनाई गई है, क्या बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। इस वीडियो में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन वाला तो पार्ट रीड ओनली वाला है, उस हिसाब से एक बार सिर्फ देख लेंगे कि क्या ओवरऑल बोला गया है। उसके बाद अपन जानेंगे कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है, फिर कंपनीज कवर्ड, कौन सी कंपनीज इसके अंदर कवर्ड होती हैं, डेफिनेशन क्या है एम्प्लॉयज़ की, और एक सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि कौन एलिजिबल हो सकता है, कौन कौन सा एलिजिबल नहीं हो सकता। फिर अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ कुछ, ईओएस की, ईएसओपी की, ठीक है, देखेंगे सारी अपनी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। और अगर ऐसा लगेगा कि और भी चीज़ें इसके साथ कवर करनी है तो वो वहाँ जाके अपन कवर कर लेंगे। स्कीम की कुछ बात करी हुई है कि कौन सी स्कीम्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस, अपन के पास कुछ रूट्स हैं, डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट, देखेंगे ये भी क्या बोला हुआ है इसके अंदर। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट, ट्रस्ट के थ्रू आप कैसे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो उसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट आंसर है, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ये वाला। कंपनसेशन कमिटी करके कुछ दिया हुआ है, ये वाला ठीक है, ये वाला सिर्फ पढ़ने के लिए है, रीड ओनली वाले में रखेंगे अपन। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आंसर भी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दोनों अच्छे से समझेंगे। फिर एक वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम, किस प्रकार से आप वेरिएशन कर सकते हैं टर्म्स में जो भी स्कीम के रिलेटेड रहेंगी, ये भी एक स्टार मार्क्ड आंसर है। फिर वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, कैसे आप उसको स्कीम को वाइंड अप कर सकते हो। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी समझेंगे क्या बोला हुआ है। फिर आगे देखेंगे सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर, अपन को ऑडिटर के पास से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो वो एक अच्छा आंसर है, छोटा सा 4-5 लाइन का एक सिर्फ अपन को समझाया हुआ है बेसिकली, तो वही देखेंगे। फिर एक आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसके ऊपर पूरी की पूरी शॉर्ट नोट आई थी, ये इंपॉर्टेंट आंसर है। और ये मोस्टली अब ना लास्ट की पूरी वीडियो, जैसे अगर 1 घंटे की वीडियो बनती है तो 1 घंटे में लास्ट का जो अपना 20-25-30 मिनट रहते हैं ना, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट आंसर्स की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो को आप थोड़ा सा एंड तक देखना, और अगर ऐसा ही मैंने जैसे आपको यहाँ पे बता दिया तो आप सीधा सा जो आपको सिर्फ यही टॉपिक समझना है तो आप सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम अपन ने समझनी है, ESOS, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, आज दिन प्रीवियस एग्जाम आंसर है, तो ध्यान से समझना, और लास्ट में है वीडियो के, तो उस हिसाब से आप आगे पीछे करके देख सकते हो। फिर इसके बाद वापस अगेन इंपॉर्टेंट आंसर ESPS, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर अगेन, ये भी एक बार ध्यान से समझ लेंगे। SARS, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, ये सारी अब स्कीम्स आ गई, जिसमें से सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट यही हैं, ESOS और एक ESPS, ठीक है। उसके बाद सारी सिर्फ एक बार अपन गो थ्रू कर लेंगे क्या बोला हुआ है। एक SARS है, फिर GEBS है, फिर RBS है, हर प्रकार की स्कीम्स दी हुई हैं। फिर प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर इशूइंग ESOP बाय द लिस्टेड कंपनी, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आंसर। उसके बाद अपन की इशू ऑफ स्वेट इक्विटी बाय लिस्टेड कंपनी आ जाती है। पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट बन सकती है, पर उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको आगे आगे नहीं करके देखना पड़े, एक सेपरेटली, मतलब सीधा उसी वीडियो में आप जाके उस टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड कि क्या बोला हुआ है इस रेगुलेशन 2021 की, जो है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन, सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2002 में आई थी, और ठीक है 2014 में भी आई, 2002 की अक्टूबर 2014 में आई, ठीक है। सितंबर 24 2002 एंड अक्टूबर 28 2014 में कुछ रेगुलेशंस आई थी जहाँ पे इसकी बात करी हुई थी मेनली, जब ये आया था। और उसके बाद आई द स्वेट इक्विटी रेगुलेशन प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क फॉर इशुएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द लिस्टेड कंपनी एंड द सेबी, ठीक है, गलत मिसप्रिंट है, SBEB लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेबी रेगुलेशन प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क टू रेगुलेट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम एंड अदर शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। Further, to improve ease of doing business from a regulatory perspective, it was observed that both the SEBI, SBEB लिखा है यहाँ पे भी रेगुलेशन में, तो कुछ हो सकता
अलग से हो बेनिफिट के लिए कुछ SBEB, अरे ये है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। SBEB रेगुलेशन आई थी, ठीक है, सेबी से भी अपन कर रहे थे, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है SBEB का, वो रेगुलेशन आई। एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन रेगुलेट एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग out of and relating with the equity shares of listed company. Thus the possibility of merging both such regulations may be explored. ठीक है, ताकि एम्प्लॉय का बेनिफिट हो। ये रेगुलेशन का मेन मुद्दा यही है कि एम्प्लॉय का भला हो। एम्प्लॉय इतनी मेहनत कर रहा है कंपनी में, तो उनके पास भी एक बोलते हैं ना कि एम्प्लॉय को अपन वो दे रहे हैं, एक तरीके से कंपनी में शेयर दे रहे हैं, कंपनी में पार्ट दे रहे हैं, ताकि कंपनी में एम्प्लॉय का भी बेनिफिट और इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। काफ़ी एम्प्लॉयर की दुविधा रहती है कि एम्प्लॉय हमें छोड़ के भाग जाते हैं, ट्रेनिंग करवाई एम्प्लॉय भाग गए, तो एक एम्प्लॉय को भी एक मतलब ऐसे तो नहीं है कि कोई भी एम्प्लॉय का अपन दे सकते हैं। ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स कुछ मतलब जैसे काफ़ी लॉयल हैं और काफ़ी लंबे समय से एम्प्लॉय हैं, तो उनको बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। देखेंगे क्या बोला हुआ है। इंसेंटिव्स वगैरह की अपन ने बात ऑलरेडी करी हुई है, पिछली क्या बोलते बुक्स पढ़ी हैं जहाँ पे अपन ने ग्रुप 1 में भी अगर जिसने पढ़ा होगा तो समझा होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। अकॉर्डिंगली द सेबी constituted the expert group to analyze the above proposal and to provide it recommendation on the following: revising the framework of SBEB regulation and suggesting policy change thereto, revising the framework of SEBI sweat equity shares and vice versa the Company Act 2013 and suggesting policies changes thereto, suggesting whether it is advisable to combine both the regulation and if so प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट ऑफ कंबाइंड रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें लाई गई और एक्सपर्ट ग्रुप एक सेट किया गया था सेबी के द्वारा, ताकि कुछ जो चेंजेस लगे वो ला सकें। द चेंजेस ऑफ द टू रेगुलेशन एंड देयर मर्जर इनटू अ सिंगल रेगुलेशन वर अप्रूव्ड बाय सेबी इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 6, 2021। ये इसका बर्थ डेट है, तो मुबारक हो। Thereafter the SEBI share based employee benefit and sweat equity regulation 2021 hereinafter referred as a new regulation have been notified and became effective on August 13, 2021. Pursuant to this, the SEBI share-based employee benefit regulation 2014 and SEBI issued of sweat equity regulation 2002 hereinafter referred as erstwhile regulation stand repealed, यानी कि वो रिपील्ड होके वो बन गया अपना जो अभी अपन देख रहे हैं, कंबाइंड हो गई और अब ये बन गई शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 सेबी की। अब देखो एप्लीकेबिलिटी के बाद साथ से अब मतलब देखो अब यहाँ से अपना एक्ट और सारी चीज़ें चालू होती हैं, एक्ट नहीं रेगुलेशन, और देखते जाएंगे फटाफट। एप्लीकेबिलिटी में क्या बोला हुआ है, दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड द सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन शेल अप्लाई टू द फॉलोइंग, कहाँ पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए तो एक अलग वीडियो हो गई, और ये सारी जो अपन ने जितनी भी स्कीम देखी ना, ये ESOP और ESPS, ये सारी इंपॉर्टेंट है और वीडियो की आपको एंड में मिलेंगी, सारी डिटेल में अपन ने समझनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कंपनीज कवर्ड, कौन सी कंपनीज इसमें कवर्ड होती हैं। टू प्रोविजन, the provision of this regulation shall apply to any company whose equity shares are listed on a recognized stock exchange in India and who seeks to issue sweat equity shares or has a scheme, ठीक है, who seeks to issue sweat equity shares, जो करना चाहते हैं, और कौन कर सकती हैं। फर्स्ट, for direct or indirect benefit of employees involving dealing in or subscribing to or purchasing security of the company directly or indirectly and satisfying directly or indirectly any one of the following condition, कौन सी, the scheme is set up by the company or any other company in its group, the scheme is funded or guaranteed by the company or any other company in the group, the scheme is controlled or managed by the company or any other company in its group, ठीक है। ये स्पॉन्सर्स वाली बात हो गई कि ये आपने सेटअप करी है, उसके लिए कंपनी के द्वारा सेटअप हुई है, फंडेड और गारंटीड किया गया है, और कंट्रोल और मैनेज बाय द कंपनी, और वो सभी है, सेटिस्फाई करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। इन्वॉल्विंग डीलिंग एंड सब्सक्राइबिंग ऑफ परचेज सिक्योरिटी एक दूसरी थी, और पहली वाली जो देखी बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होनी चाहिए। द प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रेफरेंशियल इशू एज स्पेसिफाइड इन द सेबी issue of capital and disclosure requirement regulation 2018 shall not be applicable in case of company issuing new shares in pursuance and compliance of this regulation except wherever specified
स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर दिस रेगुलेशन। ठीक है, इतना यहाँ पे अपन ने नहीं जाएंगे, इसकी समझदारी धीरे धीरे आगे करके देखते जाएंगे ना, तो पूरी वीडियो में समझते जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, तो डेफिनेशंस के साथ कवर करते जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है एम्प्लॉय की, और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 3 मार्क में पूछी गई है और पूछी जा सकती है। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन रिलेशन टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स, क्या है? एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन रिलेशन टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा मीन्स क्या है एम्प्लॉय का? ठीक है, मतलब ये देखो एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स बोला हुआ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ जो 5 स्कीम थी ना, टोटल 6 स्कीम है, 5 स्कीम की एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये है। स्वेट इक्विटी वाले में अलग वीडियो में अपन उसकी बात करेंगे कि क्या वहां पे कैसे इसको लिया हुआ है। ठीक है, an employee has designated by the company who is exclusively working in India or outside India, designated by the company, an employee is designated by the company। ठीक है, a director मतलब वो देखो इंडिया में who is exclusively working in India और outside the India। ठीक है, ये अपन ने एक पॉइंट कवर कर लिया, डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी होना चाहिए पहला पॉइंट। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी whether a whole time director or not, including a non executive director who is not a promoter or member of the promoter group but excluding an independent director। देखो वापस से क्या समझा हुआ है, a director of the company whether a whole time director or not, including a non executive director who is not a promoter or member of the promoter group but excluding an independent director। बहुत अलग तरीके से इसको बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, एक तो डायरेक्टर होगा कंपनी का, उसको भी इंप्लॉय की डेफिनेशन में लिया हुआ है, वेदर अब वो होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो डायरेक्टर की डेफिनेशन है, मतलब इंप्लॉय है, इंप्लॉय में डायरेक्टर आता है और डायरेक्टर में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आता है, हु इज नॉट अ प्रमोटर और प्रमोटर का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर हु इज नॉट अ प्रमोटर और मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज ऑल्सो इज कवर्ड इनटू डायरेक्टर और डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। समझ गए? शाबाश, एक बार वापस से पढ़ लो। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, इंक्लूडिंग अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है हु इज नॉट अ प्रमोटर और प्रमोटर का मेंबर ऑफ द ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पर प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो नहीं आएगा डायरेक्टर की डेफिनेशन में, और एम्प्लॉय भी नहीं माना जाएगा उसको। बट एक्सक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि वो ये हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है और एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा। An employee as defined in clause 1 to 2 of a group company including subsidiary or its associate company in India or outside India or of a holding company of the company but does not include। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में ये बोला कि कोई भी ग्रुप कंपनी का सब्सिडरी है या उसके जो एम्प्लॉयज होंगे ना सब्सिडरी कंपनी के या एसोसिएट कंपनी के, तो वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड में कौन नहीं आते हैं वो देखो, एन एम्प्लॉय हु इज अ प्रमोटर और अ पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर ग्रुप। जो भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप में होगा तो एम्प्लॉय नहीं होता है, जाहिर सी बात है। अ डायरेक्टर हु ईदर हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव or through any body corporate directly or indirectly holds more than 10% of the outstanding equity shares of the company। कंपनी के जितने भी आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स होंगे उसका 10% या उससे ज़्यादा अगर वो होल्ड करता है ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव्स की डेफिनेशन में अभी अपन नहीं जाएंगे, वो या तो खुद के पास होगा, रिलेटिव के पास, थ्रू एनी बॉडी कॉर्पोरेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स मोर देन 10%, तो ही विल नॉट बी कवर्ड इनटू एम्प्लॉय की डेफिनेशन। Whether contractual employees are eligible to receive benefits under share based employee benefit scheme, ये क्वेश्चन है। ठीक है, whether contractual employees, yes, contractual employees are also eligible to receive benefits under the share based employee benefit scheme provided that they are designated as employees by their employers and are exclusively working with such company or its group company including subsidiary or its associate company or its holding company। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं समझाई है, पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को भी बोला हुआ है कि वो भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कवर होता है। आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, समझते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग एज द वेदर दीज आर द एलिजिबल एम्प्लॉयज अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये लोग एम्प्लॉय हैं
अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? यस और नो में अपन ने आंसर देना है और रीजन समझाएंगे, फिर देखते हैं क्या बोला हुआ है। पहला है अंकित इज अ परमानेंट एम्प्लॉय डेप्यूटेड इन यूएसए फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, तो आएगा एलिजिबल है। अंकित बीइंग परमानेंट एम्प्लॉय इज कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हेंस एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडिपेंडेंट कंपनी, तो वो नहीं आनी चाहिए। स्मार्ट लिमिटेड बीइंग कंपनी इज नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हेंस नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इंडिपेंडेंट कंपनी है तो नहीं आएगी ना, सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है तो आएगी। तीसरा, अनिल इज अ प्रमोटर एंड एम्प्लॉय, तो नहीं आएगा। अनिल बीइंग प्रमोटर इज नॉट कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड हेंस नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। चौथा, अनीश इज अ डायरेक्टर होल्डिंग 11% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो नहीं आएगा। अभी अपन ने देखा 10% तक कवर है और अगर इसके पास 11% है तो नहीं आएगा। अनीश इज अ डायरेक्टर एंड ही होल्ड्स मोर देन 10% शेयर्स एंड हेंस नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसी के साथ अपन ने एम्प्लॉय की अपने को बहुत अच्छे से समझ ली, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन आपकी अच्छे से हो गई इंपॉर्टेंट। अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक ना यहाँ पे मैंने पेज का रेफरेंस लिखा हुआ है, अब क्यों लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। 211 और 212 पे क्या है, 213 2, ठीक है। यहाँ पे अभी जितनी भी अपन क्या बोलते हैं डेफिनेशंस पढ़ेंगे ना, अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो यहाँ है। जो आगे अपन लास्ट वीडियो, इसकी वीडियो की लास्ट पार्ट में जो स्कीम्स अपन समझेंगे मेन, उसकी डेफिनेशंस दी हुई है, तो वहाँ पे जाके नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले क्या बोलते हैं डेफिनेशंस कवर करेंगे, उसके बाद फिर उसको भी वहाँ पे वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले आती है ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्या बोला हुआ है? मीन्स अ स्कीम अंडर विच अ कंपनी ग्रांट्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ ट्रस्ट, ठीक है। थ्रू अ ट्रस्ट आपको एक ग्रांट मिलता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, वो वहाँ पे अपने शॉर्ट नोट में उसकी जो भी टॉपिक है, ये जो स्कीम है, स्कीम में क्या बोला हुआ है वो वहाँ पे अपन क्लियर कर लेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या है? मीन्स अ स्कीम under which a company offers a share to employee as a part of a public issue or otherwise or through a trust, whether the trust may undertake secondary acquisition for the purpose of the scheme। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, यानी कि ये कोटा डिसाइड करते हैं स्कीम के थ्रू कि एक तरीके से एम्प्लॉय कंपनी का शेयर परचेज करके एक वो बन सकता है, हिस्सेदार बन सकता है, ठीक है, कंपनी का। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, अब ये क्या है? मीन्स एनी स्कीम ऑफ द कंपनी फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन डीलिंग इन इट्स शेयर्स ऑफ द कंपनी और द शेयर ऑफ द इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर बेनिफिट, हॉस्पिटल केयर और बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी, डेथ और स्कॉलरशिप फंड्स यानी कि उनके बच्चों के लिए, और सच अदर बेनिफिट एज स्पेसिफाइड बाय द कंपनी, ठीक है। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में सारी चीज़ें उसकी हेल्थ के रिलेटेड, उसकी हेल्थ केयर के रिलेटेड, मतलब जैसे कई बार होती है कंपनी एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस लेती है। काफ़ी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉय की जान का जोखम रहता है, तो वो लोग कंपनी के जो भी मतलब कंपनी रहेगी, वो पर्टिकुलर जो भी स्टाफ रहेगा या एम्प्लॉयज़ रहेंगे या जो भी रहेगा, तो उनका इंश्योरेंस लिया जाता है और उसका प्रीमियम भरा जाता है कंपनी के द्वारा। तो वो सारे जो भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो सब इस स्कीम के थ्रू होते हैं एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब उसमें स्कॉलरशिप फंड्स भी आ गया, डिसेबिलिटी अगर हुई तो उसका एक्सीडेंट, सिकनेस, हेल्थ केयर बेनिफिट्स और हॉस्पिटल केयर और बेनिफिट, ठीक है, सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं इस स्कीम के अंदर। अब ये स्कीम में क्या बोला हुआ है आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रेलेवेंट डेट की बात बताई हुई है। रेलेवेंट डेट क्या होती है? इन द केस ऑफ ग्रांट, द डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनसेशन कमिटी ऑन विच द ग्रांट इज मेड, ठीक है। अगर ग्रांट वाला केस है तो डेट होगी ना जो मीटिंग की, ऑफ द कंपनसेशन कमिटी ऑफ सच ग्रांट ऑन विच द ग्रांट इज मेड, जहाँ पे वो ग्रांट बनाया गया होगा इस मीटिंग में, डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनसेशन कमिटी, उस डेट को रेलेवेंट डेट माना जाएगा ग्रांट वाले केसेस में। इन द केस ऑफ एक्सरसाइज, the date on which the notice or exercise is given to the company or to the trust by the employee, तो उसको बोला जाएगा, मतलब ये एम्प्लॉय ने दिया है, बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, टू कौन? द ट्रस्ट और टू द कंपनी, ठीक है। उसका जो नोटिस ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन, ठीक है, डेट ऑन विच द नोटिस ऑफ एक्सरसाइज दिया जाएगा एम्प्लॉय के द्वारा, उसको बोला जाएगा रेलेवेंट डेट। अब ये आगे समझेंगे क्या बोला हुआ है। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम भी एक दी हुई है, ये भी एक पीछे अपन स्कीम समझने वाले हैं। क्या बोला हुआ है? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम मीन्स अ स्कीम ऑफ
means a scheme of company framed in accordance with these regulation dealing in share of the company or the share of its listed holding company for providing retirement benefit to the employees subject to the compliance with the existing rules and regulation as applicable under law relevant to the retirement benefit in India. रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम तो जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रही है, रिटायरमेंट की रिलेटेड स्कीम है कि एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट होती है उसकी तो फिर उसके बाद भी उसको कुछ क्या बोलते हैं एज अ पेंशन दिया जाता है. एप्रिसिएशन means the difference between the market price of the shares of the company on the date of the exercise of stock appreciation right or vesting of SAR stock appreciation right as the case may be and the SAR price डिसाइड होती है. यानी कि अगर एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स लेने हैं ना तो जो जनरल प्राइस रहेगी, मान लो अगर मार्केट में 500 रुपए की प्राइस है तो एम्प्लॉय के लिए 350, 400, 450 ऐसे रहेगी, कुछ कम रहेगी. तो वही एप्रिसिएशन की बात करिए. एप्रिसिएशन यानी कि एक तरीके से तो उनका फायदा हो गया ना, उनका क्या बोलते हैं यहाँ पे उतना पैसा बच गया. ठीक है, उनको मिलेंगे तो उतने ही, पर जब वो बेचने जाएंगे तो फिर वो और उसमें बेच सकते हैं ऑर्डिनरी मार्केट में, तो इस वजह से उनका फायदा हुआ. तो दैट इज एप्रिसिएशन. स्टॉक एप्रिसिएशन राइट क्या होता है, अब देखो, मीन्स अ राइट गिवन टू अ SAR grantee entitling him to receive appreciation for a specified number of shares of the company where the settlement of the such appreciation may be made by way of cash payment और शेयर ऑफ द कंपनी. अब वो जो पेमेंट है वो कैश में भी हो सकता है या फिर उनको शेयर के बेसिस पे भी मिल सकता है. SAR settled by way of shares of the company shall be referred to as equity settled SAR. ठीक है, SAR इक्विटी सेटल मतलब इक्विटी के बेसिस पे, अगर शेयर के बेसिस पे दिया ना, कैश में दिया तो हाथों हाथ कैश देके खत्म कर दिया, और अगर इक्विटी के बेसिस पे दिया तो फिर उतना आपको शेयर्स मिलते हैं उस अमाउंट के. स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम क्या है अब वो देखेंगे. मीन्स अ स्कीम अंडर विच अ कंपनी ग्रांट्स SAR टू एम्प्लॉय. स्टॉक अप्रिसिएशन राइट जब ग्रांट करती है एम्प्लॉय को तो उसको बोला जाता है स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम. आगे देखेंगे. अब यहाँ से देखो स्कीम्स की बात करना चालू कर दिया है. इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस, कैसे इम्प्लीमेंट होती है और क्या प्रोसेस रहेगी. यहाँ पर अपन के पास दो वो है रूट है, डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट रूट. सबसे पहले देखेंगे क्या बोला हुआ है इस रूटों के अंदर, और उसके बाद डायग्राम से भी, डायग्राम दिया हुआ है, होप सो आपके उसमें भी मॉड्यूल में भी दिया होगा, तो उस हिसाब से अपन कवर कर लेंगे. ठीक, तो देखते हैं स्कीम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेस कैसे इम्प्लीमेंट होती है, क्या प्रोसेस है. अ कंपनी में इम्प्लीमेंट स्कीम इधर थ्रू डायरेक्ट रूट और इनडायरेक्ट ट्रस्ट रूट. ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रस्ट रूट. ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रस्ट रूट में क्या बोला हुआ है. इनडायरेक्ट रूट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट विच गिव्स एन ऑप्शन टू अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट ESOP विया 2 रूट्स. ठीक है, इनडायरेक्ट में भी 2 रूट है. देखो कौन से. इशू ऑफ न्यू शेयर्स, जिसमें बात करिए द कंपनी कैन इशू न्यू ESOP शेयर्स टू एम्प्लॉय विच विल इंक्रीज द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जहाँ पे मतलब वो एक तरीके से नया शेयर्स इशू कर रहे हैं. ठीक है, तो उससे उनका कैपिटल बढ़ जाता है. ठीक है, और दूसरा है एक्वायरिंग शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट. जो ऑलरेडी शेयर्स होंगे उसी में से शेयर्स कंपनी को दिए जाएंगे. समझे. दूसरे में क्या बोला है, देखो, द कंपनी विल बाय शेयर्स फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट एंड इश्यू इट एज ESOP टू द एम्प्लॉयज. दिस विल नॉट इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द कंपनी. सेकेंडरी मार्केट से कंपनी ने खरीदा और ESOP को दे दिया एज अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. ठीक, तो देखो डायरेक्ट रूट में क्या बोला अपन ने, 3 चीजें देखी, डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट. इनडायरेक्ट रूट में 2 चीजें हैं तो टोटल हो गई 3. देखो अब क्या बोला हुआ है, डायरेक्ट रूट में क्या बोला हुआ है, कंपनी एम्प्लॉय तक लेके जाती है. सबसे पहले एम्प्लॉय ऑप्शन देगी टू बाय शेयर्स और फिर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, और तीसरा होगा इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, डायरेक्टली इशू कर दिया, इशू कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया और वो ऑप्शन को एक्सरसाइज किया एम्प्लॉय ने और कंपनी ने उनको इशू कर दिए शेयर्स. डायरेक्ट रूट में फॉर ESOPs कंपनी फॉर्म्स एन कॉम्पनसेशन कमिटी एंड डिफाइंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ESOPs. इशू फ्रेश शेयर्स फॉर ESOPs. डायरेक्ट में भी इशू फ्रेश शेयर होते हैं और आफ्टर विजिटिंग पीरियड एम्प्लॉयज कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन. वेस्टिंग पीरियड जब हो जाएगा तो उसके बाद वो लोग ऑप्शन अप्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ऑन एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन कंपनी इशू द शेयर्स टू द एम्प्लॉय. सिंपल था डायरेक्ट रूट. अब देख रहे हैं इनडायरेक्ट रूट थ्रू इशू ऑफ न्यू शेयर्स. तो इसमें क्या बोला हुआ है, देखो सबसे पहले कंपनी ने एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एक बनाया जहां पे ग्रांट ऑफ लोन फ्रॉम पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी. ठीक है,
एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बनाया जहाँ पे ग्रांट ऑफ लोन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, जितना भी सब्सक्रिप्शन आएगा उसके ग्रांट, उसके लोन के लिए ग्रांट किया, ठीक है, फॉर पेमेंट एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास गए, ये किया सबसे पहले। दूसरा डायरेक्ट इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, वहीं से फिर डायरेक्टली इशू कर दिए शेयर्स। तीसरा उन लोगों ने फिर एम्प्लॉय को इशू ऑप्शन इशू किया। चौथा वो लोग एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। पांचवा जो वो है एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है वो एम्प्लॉय को ट्रांसफर करेंगे शेयर्स। और छठा एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट इसको रीपेमेंट करेगा ऑफ लोन, ठीक है। कंपनी ने एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को लोन दिया फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, ठीक है। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ पे एक मीडियम है जो कि एम्प्लॉय और कंपनी को कनेक्ट करेगा, और एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ही एम्प्लॉय को फंड देगा, वो देगा, शेयर्स देगा, ठीक है, इसके पास से, कंपनी के पास से लेके। सबसे पहले देखो, अब इसको वैसे समझते हैं, लिखा हुआ जो दिया हुआ ना वैसे, ट्रस्ट रूट फॉर ESOPs, इशू ऑफ न्यू शेयर करके कैसे करेंगे। देखो, कंपनी फॉर्म एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, फिर कंपनी ग्रांट लोन टू द ट्रस्ट ऑफ फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर्स, कंपनी इशू फ्रेश शेयर्स टू द ट्रस्ट एंड ऑप्शन टू द एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन, ट्रस्ट ट्रांसफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज अपॉन रिसीप्ट ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस। छठा ट्रस्ट फिर रीपे कर देता है लोन ऑफ द कंपनी, मतलब जितना भी उसने लिया होगा पैसा सब्सक्रिप्शन के लिए पे करने के लिए, वो उसको वापस दे देगा, जो भी मतलब कम एम्प्लॉय ने उन लोगों को भी तो दिया होंगे ना पैसे, तो उसके बेसिस पे। इनडायरेक्ट रूट थ्रू सेकेंडरी मार्केट, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वही एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को ग्रांट करेगा लोन फॉर पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। दूसरा परचेज ऑफ शेयर्स, अब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से परचेज करेगी कौन, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। तीसरा कंपनी इन लोगों को एम्प्लॉय को वो देगी, इशू ऑफ ऑप्शन होगा। और चौथे केस में एक्सरसाइज वो करेगी वो एम्प्लॉय। पांचवें केस में एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ट्रांसफर करेगी शेयर्स, और फिर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट छठे पॉइंट पे रीपेमेंट ऑफ लोन कंपनी को करेगी, ठीक है, कंपनी ने लोन ग्रांट किया था। अब लिखित में देखो क्या बोला हुआ है, कंपनी फॉर्म्स एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट एंड ग्रांट लोन टू द ट्रस्ट फॉर परचेजिंग शेयर्स। दूसरा ट्रस्ट परचेजेस शेयर्स फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, कंपनी इशू ऑप्शन टू द एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। पांचवा है ट्रस्ट ट्रांसफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज अपॉन रिसीप्ट ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। और छठे में ट्रस्ट रीपेज द लोन टू द कंपनी। सिंपल, आगे देखते हैं। अब देखो ये अब बड़ा आंसर आया और अच्छा आंसर है, समझते हैं क्या बोलता है, और उसके बाद से फिर देखेंगे क्या बोला हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम थ्रू ट्रस्ट, ठीक है। अब कैसे, अभी जो पीछे अपन ने वेलफेयर ट्रस्ट की बात करी ना, उसकी ट्रस्ट की बात करी हुई है। देखो क्या बोला हुआ है, इफ अ कंपनी इज डिजायरियस टू इम्प्लीमेंट द स्कीम थ्रू द ट्रस्ट रूट, then it should be decided upfront at the time of taking shareholders approval for the scheme। जब आप शेयर होल्डर से परमिशन लोगे ना, स्कीम के लिए अप्रूवल लोगे, तो वहीं पे डिसाइड हो जाना चाहिए कि हम ट्रस्ट रूट के थ्रू करेंगे, ठीक है। However, trust route is mandatory in the scheme involves secondary acquisition और गिफ्ट और बोथ, ठीक है। अगर आप गिफ्ट कर रहे हो तो भी आपके ट्रस्ट रूट के थ्रू मैंडेटरीली करना पड़ेगा। सेकेंडरी एक्वाइजिशन यानी कि सेकेंडरी मार्केट से कर रहे हो तो लेना ही है। अगर दोनों से कर रहे हो तो भी आपको ट्रस्ट रूट के थ्रू इज मैंडेटरी इफ द स्कीम इन्वॉल्व्स दिस, ठीक। दूसरा, अ कंपनी में इम्प्लीमेंट सेवरल स्कीम्स, एक ही स्कीम नहीं, वो सेवरल स्कीम कर सकती है थ्रू अ सिंगल ट्रस्ट। हाउएवर such single trust shall keep and maintain proper books and accounts, records and document for each such scheme। सब स्कीम के अलग अलग अकाउंट वगैरह मेंटेन करेगा कौन, सिंगल ट्रस्ट जो अपन का होगा। सेबी में स्पेसिफाई द मिनिमम प्रोविजन टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रस्ट डीड अंडर विच द ट्रस्ट इज फॉर्म्ड, and such trust deed and any modification thereto shall be mandatorily filled with the stock exchange in India where the shares of the company are listed, ठीक है। कुछ भी अगर देखो, मान लो सेबी में स्पेसिफाई द मिनिमम प्रोविजन कि इतना आपको करना ही पड़ेगा, टू बी इंक्लूडेड इन द ट्रस्ट डीड में बने रहने के लिए, अंडर विच द ट्रस्ट इज फॉर्म्ड, जहां पे आपका ट्रस्ट फॉर्म हुआ है, एंड सच ट्रस्ट डीड एंड एनी मॉडिफिकेशन, कुछ भी अगर ट्रस्ट डीड में मॉडिफिकेशन होते हैं तो मैंडेटरीली आपको स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द इंडिया को बताना पड़ेगा और क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी।
डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, कि कौन सा व्यक्ति ट्रस्टी नहीं बन सकता. अ पर्सन शेल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी इफ ही इज अ डायरेक्टर, KMP और प्रमोटर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, KMP और प्रमोटर. ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो ही आपका ट्रस्टी बन सकता है. दूसरे केस में क्या बोला, बेनिफिशियली होल्ड 10% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो 10% से अगर कम है तो ही व्यक्ति जो है वो ट्रस्टी बन सकता है. 10% या 10% से ज़्यादा है तो वो ट्रस्टी नहीं बन सकता. However, where individuals or any person or one person company, where individual or one person company are defined under the Companies Act 2013 are appointed as a trustee, there shall be a minimum of 2 such trustees, and in case of corporate entity is appointed as a trustee, then it may be the sole trustee. अगर corporate entity ही trustee है तो वो अकेली होगी तो चलेगा. अगर इंडिविजुअल वाला केस है और वन ट्रस्टी, वन कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, OPC बोलते हैं, OPC की अपने प्रॉपर चैप्टर और डेफिनेशन वगैरह कंपनीज लॉ में दिया हुआ है ग्रुप 1 में, वहाँ पे जब जाएंगे तो सब समझेंगे. तो उस अगर OPC है या इंडिविजुअल है तो आपका ट्रस्टी 2 होना कंपलसरी है. ठीक है, 2 ट्रस्टी होने ही चाहिए. मिनिमम ऑफ 2 सच ट्रस्टीज आर मैंडेटरी. और कॉर्पोरेट एंटिटी है तो सोल ऑफ ट्रस्टी चलेगी, मतलब सोल ट्रस्टी चलेगा, एक सिंगल ट्रस्टी चलेगा. 5वां पॉइंट क्या बोला हुआ है, द ट्रस्टीज शेल नॉट वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट so as to avoid any misuse arising out of exercising such voting rights. ट्रस्टी को ये वोट नहीं, नोट ट्रस्टीज शेल नॉट वोट, वो लोग वोट नहीं कर सकते उनके ट्रस्ट में जितने भी शेयर्स रहेंगे. ठीक है, द ट्रस्टी शुड इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी. ट्रस्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी ने शेयर होल्डर से प्रॉपर अप्रूवल लिया है या नहीं लिया है. द ट्रस्टी शेल नॉट डील इन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में वो डील नहीं कर सकता ट्रस्ट. ठीक है, द ट्रस्ट शेल नॉट डील इन डेरिवेटिव्स. द कंपनी में lend monies to the trust on appropriate terms and condition to acquire the shares either through new issue or secondary acquisition for the purpose of implementation of the scheme. ठीक है, अपन ने जो पीछे देखा ग्रांट ऑफ लोन की बात करिए तो कंपनी अपना टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे ट्रस्ट को पैसा देगी और उसी के हिसाब से आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, for the purpose of implementation of the scheme. 9th point, for the purpose of disclosure to the stock exchange, the shareholdings of the trust shall be shown as non-promoter and non-public shareholding. देखो क्या बोला हुआ है, for the purpose of disclosure to the stock exchange. जब आप stock exchange को बताओगे ना, the shareholding of the trust shall be shown as non-promoter and non-public. ठीक है, अभी अगर ट्रस्ट को दे रहे हो तो वो किसको दे रहे हो, एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो उस ट्रस्ट में जितने भी आपके क्या बोलते हैं शेयर होल्डिंग रहेगी ना, वो किसी प्रमोटर की और किसी पब्लिक की नहीं होनी चाहिए. आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला हुआ देखो पहले, शेयर होल्डर हेल्ड शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग विच नीड्स टू बी मेंटेन एट अ मिनिमम ऑफ 25% एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957. ठीक है, ये पॉइंट छोड़ दो, जाने दो. इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन में इतना बोला हुआ है कि मिनिमम जो रखनी पड़ती है 25% की पब्लिक शेयर होल्डिंग, वो इसका पार्ट नहीं हो सकती. ठीक है, जाहिर सी बात है, नॉन प्रमोटर्स और नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग्स ही अपने ट्रस्ट के पास होगी, तभी तो वो पब्लिक उसको दे रही है ना, क्या बोलते हैं, अपने एम्प्लॉयज को. आगे 10th पॉइंट देखो, सेकेंडरी एक्वाइजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द ट्रस्ट शेल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. सेकेंडरी एक्वाइजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द ट्रस्ट शेल नॉट एक्सीड्स 2% of the paid up equity share capital as at the end of the previous financial year. अगर ट्रस्ट सेकेंडरी एक्वाइजिशन के थ्रू एम्प्लॉय को दे रहा है पैसा, सेकेंडरी एक्वाइजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय द ट्रस्ट शेल नॉट एक्सीड 2% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. पिछले साल का जो भी पेड अप इक्विटी कैपिटल होगा उसका 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 2%. ठीक है, उतना ही आप इस साल सेकेंडरी एक्वाइजिशन कर सकते हो, सिंपल. आगे देखो 11th पॉइंट में क्या बोला हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अंडर सेकेंडरी एक्वाइजिशन हेल्ड बाय द ट्रस्ट shall at no time exceeds the below mentioned prescribed limits as a percentage of the paid up equity capital as at the end of the financial year immediately prior to the year in which the shareholders approved
अप्रूवल इज ऑब्टेन फॉर सच सेकेंडरी एक्वाइजिशन। सेकेंडरी एक्वाइजिशन को जब आप अप्रूव कर रहे होगे ना, उसके पहले वाले साल में ये परसेंटेज जो दिए हैं, जो अभी मैं पढ़ूंगा, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। शेल एट नो टाइम एक्सीड्स द बिलो मेंशन प्रिस्क्राइब लिमिट एज अ परसेंटेज ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल as at the end of the financial year immediately prior to the year in which the shareholders approval is obtained for such secondary acquisition। जिस तारीख को, जिस साल में आपने अप्रूवल मांगा है सेकेंडरी एक्वाइजिशन का, उससे पिछला वाला ईयर देखा जाएगा, जहां पे पेड अप इक्विटी कैपिटल एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इतना ही होना चाहिए जितना मैं अभी बोलूंगा। देखो कौन सा पहला है, फॉर द स्कीम एन्यूमरेटेड इन पार्ट ए बी सी ऑफ चैप्टर 3 ऑफ दिस रेगुलेशन, ठीक है। ए बी सी अगर जो है ए बी सी यानी कि ये हो गई, एक मिनट, हाँ देखो पार्ट ए में आती है, पार्ट ए बी सी यानी कि पहली तीन स्कीम्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट स्कीम, ठीक है। ये तीन के लिए क्राइटेरिया है 5% की लिमिट है, मतलब ओवरऑल 5% हो सकती है पेड अप इक्विटी कैपिटल पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उतनी ही आप स्कीम में एन्यूमरेट कर सकते हो। और जो डी और ई है वो कौन सी थी, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, उसमें जो लिमिट है वो है 2% की। और फॉर ऑल दी स्कीम इन एग्रीगेट, फॉर ऑल दी स्कीम इन एग्रीगेट वो है 5%। फॉर ऑल दी स्कीम इन एग्रीगेट, अगर एग्रीगेटली आप दे रहे हो तो फिर 5%, मतलब एग्रीगेट करके देखा जाएगा, ऑल स्कीम्स के लिए 5% एक जनरल की वो है लिमिट, ध्यान रखना। डी और ई के लिए 2%, बाकी अपनी अगर ऑल है तो भी 5% और ए बी सी है तो भी 5% की लिमिट है। 12वां पॉइंट देखो, द अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स which are not blocked, not backed by grant acquired through secondary acquisition by the trust under part A and B or part C of chapter 3 of these regulations shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of the subsequent financial year or the second subsequent financial year, subject to approval of the compensation committee, nomination and remuneration committee for such extension to the second subsequent financial year। ठीक है, आपने इसके लिए बोल दिया काम, अभी इम्प्लॉय ने वो भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया ऑप्शन को, पर आपने एम्प्लॉय को अब तक दिए ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तभी आपकी क्या बोलते, आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी जब आप ये गारंटी दोगे कि एम्प्लॉय तक जो भी शेयर्स हैं, पैसा वगैरह है, वो पहुंचना चाहिए, ठीक है। देखो वापस से एक बार पढ़ेंगे, द अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री ऑफ शेयर्स विच आर नॉट ब्लॉक्ड बाय ग्रांट acquired through secondary acquisition by the trust under part A, B, C of chapter 3 of these regulations shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of the subsequent financial year। यानी कि subsequent financial year यानी कि जो एक साल भर के अंदर उनको वो पैसा, वो शेयर्स वो पहुंचने चाहिए, जो भी पार्ट A, B, C में चीज़ें अपन ने करी हैं बाय सेकेंडरी एक्वाइजिशन, और द सेकेंडरी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कंपनसेशन, ठीक है। 2 साल तक की मैक्सिमम लिमिट है फॉर सेकेंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर बोला है ना, उसके लिए भी बोला है कि ईयर सच सेकेंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कंपनसेशन कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी फॉर सच एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। 13वां पॉइंट, the trust shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months, ठीक है। the trust shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months, 6 महीने तक ट्रस्ट अपने पास वो जो acquired shares हैं वो रख सकता है, except where they are required to be transferred in the circumstances enumerated in this regulation whether off market or on the platform of the stock exchange। ये 6 महीने की कंडीशन वहाँ नहीं आएगी जहाँ पे उन लोगों ने ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करनी है या फिर और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की बात करी हुई है, जनरल अपन ने मिनिमम 6 महीने तक ट्रस्ट अपने पास रख सकता है, सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। द ट्रस्ट शैल बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स भी होते हैं, तो
वो कब होते हैं, देखो, ट्रांसफर टू द एम्प्लॉइज परसुएंट टू स्कीम, ठीक है, ट्रांसफर टू द एम्प्लॉइज परसुएंट टू स्कीम। और दूसरी, व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन ओपन ऑफर। ओपन ऑफर बहुत टिपिकल और काफ़ी अच्छा है, जो फाइनल में अपन क्या आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ ओपन ऑफर, इतनी अपन डेप्थ में इसकी नहीं जाएंगे, मैं समझा भी नहीं पाऊंगा इतना अच्छे से उसको। व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन ओपन ऑफर अंडर द सेबी SAST रेगुलेशन 2011 और व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक, डीलिस्टिंग और एनी अदर एग्जिट ऑफर्ड बाय द कंपनी जनरली टू इट्स शेयर होल्डर, ठीक है, इन दोनों के थ्रू अगर आप करते हो तो फिर आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। ओपन ऑफर में इतना समझो कि मेरे और आपकी तरह जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं, या मान लो कोई बड़ा भी है तो भी मैक्सिमम कितना ही खरीद लेगा, कितने ही शेयर्स खरीद लेगा। अब ये जो ओपन ऑफर रहता है ना, ओपन ऑफर में लगभग एक पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप में भी वो लोग खरीदते हैं 10,000 शेयर्स, नहीं सॉरी 10,000 शेयर बहुत कम बोला मैंने, 10,000 करोड़ के शेयर्स, ठीक है, इतना एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, 100 करोड़ के शेयर्स। वैसे वाले जो शेयर्स होते हैं ना, वो ओपन ऑफर के थ्रू होते हैं, मतलब भारी, एकदम भारी, हाई लेवल पे, उस लेवल पे अपन ने पहुंचना है तो क्या बोलते, मेहनत करो। शायद इसके थ्रू ना हो पर दूसरी चीज़ के थ्रू हो सकती है, तो ठीक है, यहाँ पे करते हैं, फिलहाल तो यहीं पे आते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है आगे। 15th क्वेश्चन, 15th पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑफ फॉर ट्रेडिंग इन शेयर्स बाय द ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिशन की बात करिए, फॉर ट्रेडिंग इन शेयर्स बाय द ट्रस्ट। ट्रस्ट वो ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता। द ट्रस्ट शैल नॉट बिकम अ मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड हेंस शैल नॉट सेल द शेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट एक्सेप्ट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। बेच रहा है पर वैसे नहीं बेच सकता। ये कब बेच सकता है, ये बोला, टू एनेबल द एम्प्लॉय टू फंड द पेमेंट ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, वो प्राइस पे पहुंचने के लिए उस फंड को बेचा जा सकता है। The amount necessary to meet his or her tax obligation and other related expense pursuant to exercise the obligation granted under the ESOS or on vesting or exercising as the case may be of SAR under the scheme as prescribed in this regulation। यहाँ पे होगा तो बेच सकता है, बाकी अन्यथा वो सेल नहीं कर सकता, ट्रेड नहीं कर सकता। अच्छा, इसके और भी वो दिए हुए हैं, ठीक है, प्रोहिबिशंस में जो एक्सेप्ट वाला केस है ना, एक्सेप्ट अंडर दी फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, मतलब आगे अभी मैं और भी जो पढ़ूंगा वहां पे भी क्या बोलते हैं, ट्रस्ट अपने शेयर्स जितने भी उसके पास होल्ड होंगे वो बेच सकता है वो। देखो, इन केस ऑफ द इमरजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम कवर्ड अंडर पार्ट डी और पार्ट ई, पार्ट डी थी वो GEBS वाली और पार्ट ई में RBS वाली बात करी थी, रिटायरमेंट वाली, of chapter 3 of this regulation and for the purpose the trustee shall record the reason for such sale। ट्रस्टी को बताना पड़ेगा क्यों बेचा। money so realized on sale of the shares shall be utilized within a definite time period as stipulated under the scheme और ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के हिसाब से अगर आपने बेचा है और उसका जो पैसा आया होगा वो कहीं ना कहीं यूज करना है विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो कि ट्रस्ट डीड में फिक्स होगा या फिर अपना स्टिपुलेटेड अंडर द स्कीम में बताया होगा। आगे देखो, पार्टिसिपेशन, चौथा पॉइंट है ये, पार्टिसिपेशन इन बायबैक और ओपन ऑफर फॉर और डीलिस्टिंग ऑफर और एनी अदर एग्जिट ऑफर्ड बाय द कंपनी जनरली टू द इट्स शेयर होल्डर इफ रिक्वायर्ड। वापस से पढ़ो, पार्टिसिपेशन इन बायबैक और ओपन ऑफर और डीलिस्टिंग ऑफर और एनी अदर एग्जिट ऑफर्ड बाय द कंपनी जनरली टू इट्स शेयर होल्डर्स इफ रिक्वायर्ड, तो आप बेच सकते हैं। बायबैक वाला केस है, पार्टिसिपेशन इन बायबैक करने के लिए आपने कुछ करा, ओपन ऑफर करने के लिए या डीलिस्टिंग ऑफर्स के लिए, तो आप कर सकते हैं कुछ भी, अगर सेल करना हो या ऐसा कुछ हो तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर रीपेइंग द लोन इफ द अनअप्रोप्रिएट इन्वेंट्री और शेयर्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट इज नॉट अप्रोप्रिएटेड विद इन टाइम लाइन एज प्रोवाइडेड अबव। वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम, स्कीम खत्म करने के लिए अपने पास कुछ शेयर्स बच गए ट्रस्ट के पास तो वो बेच सकती है वाइंडिंग अप करने के लिए। बेस्ड अपॉन अप्रूवल बेसिस, approval granted by the board of to an applicant for the reason recorded in writing in respect to the scheme converted by part A, B, C of chapter 3 of this regulation upon payment of non-refundable fee of rupee 1 lakh to the board along with the application by way of direct credit in the bank account through NEFT, RTGS, IMPS or any other mode allowed by the Reserve Bank of India। बोर्ड ने अप्रूवल ग्रांट किया फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग
पार्ट ए बी सी के लिए अपॉन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1 lakh to the board along with the application by way of direct credit, कहीं पेमेंट करने के लिए बात हो रही है, अपॉन पेमेंट ऑफ, वो पेमेंट मेरे हिसाब से ट्रस्ट का हो रहा है या किसका हो रहा है, अपॉन पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल फी, ठीक है, आरबीआई की कोई फी की बात हो रही है शायद, और एनी अदर नहीं, आरबीआई की नहीं हो रही, आरबीआई की नहीं हो रही, किसी के भी पेमेंट की बात हो रही है, नॉन रिफंडेबल है जो फी ऑफ ₹1 lakh टू द बोर्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर अप्रूवल मिल जाता है आपको तो वहाँ पे आप वो पैसों को यूज़ कर सकते हो. द ट्रस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स एंड कंप्लाई विद द अदर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू इनसाइडर्स और प्रमोटर अंडर द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन. ये भी अपन रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं, 2015 की है, और एनी मॉडिफिकेशन और री इनएक्टमेंट देयर टू आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है. कंपनसेशन कमेटी अब देखते हैं, यहाँ पे ये आंसर अपन ने खत्म कर दिया, पिछला वाला जो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम देयर टू. अच्छा आंसर है, एक बार पूरी तरीके से पढ़ जाना, और एक बार खुद भी पढ़ोगे ना तो अच्छा आंसर है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, पढ़ोगे थोड़ा सा 2-3 बार एक बार देख लेना तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है. कंपनसेशन कमेटी में क्या बोला हुआ है, 16 पॉइंट दिए हुए हैं पिछले वाले में, 16 पॉइंट में से करीब आपने 10-11 तो याद कर ही लेना अच्छे से, ठीक है. Compensation committee, an employee shall be eligible to participate in the scheme of the company as determined by the compensation committee. A company shall constitute a compensation committee for administration and superintendence of the scheme. Further, that where the scheme is being implemented through a trust, the compensation committee shall delegate the administration of such scheme to the trust. ठीक है, compensation committee बनती है टू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सुपरिंटेंडेंस, यानी कि सब कुछ मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें होती है, एलिजिबल टू पार्टिसिपेंट, और सारी चीज़ें मैनेज करती है कंपनसेशन कमेटी. अगर ट्रस्ट वाला केस आ जाता है बीच में तो फिर वो सारी जितनी भी पावर वगैरह रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफ सच स्कीम टू द ट्रस्ट को डेलीगेट कर दी जाती है. द कंपनसेशन कमेटी शैल बी कमिटी of such members of the board of directors of the company as provided under regulation 19 of the SEBI LODR regulation 2015 as amended from time to time, provided that the company may also opt to designate its nomination and remuneration committee as the compensation committee for the purpose of these regulation. इस रेगुलेशन को पालन करने के लिए may also opt to designate its nomination और nomination committee को भी वो कर सकती है designate. The compensation committee shall formulate the details, terms and conditions of the scheme, which shall include the provision as specified by the SEBI in this regard. The compensation committee shall frame suitable policies and procedures to ensure that there is no violation of securities law, includes the SEBI prohibition of insider trading regulation 2015, SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to the securities market regulation 2003, by the trust, the company and its employees as applicable. ठीक है, किसी का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, वही बेसिकली बात करी हुई है. इतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं है पर एक बार पढ़ लेना तो ध्यान रहेगा, ठीक है. अब इसके बाद जो आंसर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार समझते हैं क्या बोला हुआ है. शेयर होल्डर्स अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. शेयर होल्डर अप्रूवल आपने अगर देनी है ना, स्कीम का कुछ भी आपको बेनिफिट देना है एम्प्लॉयज़ को, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी. अब मान लो एम्प्लॉय कोई काम की ही नहीं है, वो कुछ काम कर ही नहीं रहे, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ ही नहीं रहे. अब आप बोल रहे हो कि नहीं मैंने ना कुछ पैसे कम करके एम्प्लॉय को ये स्कीम देनी है एम्प्लॉय की मेहनत के लिए, एम्प्लॉय भैया मेहनत ही नहीं कर रहे, तो शेयर होल्डर की अप्रूवल इसीलिए ली जाती है कि शेयर होल्डर्स को भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ यार वैलिड है, देना चाहिए, शेयर होल्डर का भी फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर तभी हाँ बोलेगा, ठीक है. शेयर होल्डर्स अप्रूवल में क्या बोला हुआ है, नो स्कीम शैल बी ऑफर्ड टू एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी अनलेस द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव इट्स बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा अगर जब शेयर होल्डर्स का, तो ही एम्प्लॉय को स्कीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस एंड द रिजोल्यूशन प्रपोज्ड to be passed by the shareholders such include the information as specified by the SEBI in this regard. Approval of shareholders by way of separate resolution in the general meeting shall be obtained by the company in the case of, ठीक है, approval of shareholder by way of separate resolution, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन के अलावा भी होती है सेपरेट रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग shall be obtained by the company in case of secondary acquisition. For the implementation of the scheme, such approval shall mention the percentage of the secondary acquisition that could be undertaken. तो इसके लिए सेकेंडरी एक्वाइजिशन के लिए सेपरेट रिजोल्यूशन होती है. सेकेंडरी एक्वाइजिशन बाय द ट्रस्ट इन केस ऑफ द शेयर कैपिटल एक्सपांड्स ड्यू टू कैपिटल एक्सपांशन अंडरटेक बाय द कंपनी इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट
ऑफ शेयर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू मेंटेन द 5% कैप ऑफ द प्रिस्क्राइब। ठीक है, 5% कैप होता है एक, ये मेंटेन करने के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और QIP अपन ने जो पिछली वीडियो में बात करी उसके लिए 5% का कैप मेंटेन करने के लिए अगर कुछ शेयर कैपिटल एक्सपांड करने की ज़रूरत पड़ रही है या हो रहे हैं, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आप सेपरेट रिजोल्यूशन पास करेंगे। तीसरा, ग्रांट ऑफ ऑप्शन SAR शेयर और अदर बेनिफिट्स एज द केस में बी टू एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, तो वहाँ पे भी सेपरेट रिजोल्यूशन होगी। चौथा, ग्रांट ऑफ ऑप्शन SAR शेयर और बेनिफिट्स एज द केस में बी टू आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। मतलब ऐसा है कि 100 एम्प्लॉय हैं, उसमें से सिर्फ 5 आइडेंटिफाई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको ये सब मिल रहा है, तो उसके लिए एक सेपरेट रिजोल्यूशन पास होगी। ड्यूरिंग 1 ईयर, एनी 1 ईयर इक्वल टू और एक्सीडिंग 1%, इक्वल टू और एक्सीडिंग 1%, एक या एक से ज़्यादा of the issued capital excluding outstanding warrants on conversion of the company at the time of the grant of option SAR shares or incentives or the case में भी। ठीक है, देखो 4 पॉइंट अपन ने देखे, उसके ऊपर अपन ने बात करी शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, कहाँ क्या कर रहे हो आप। तीसरे में अपन ने देखी अप्रूवल सेपरेट रिजोल्यूशन के थ्रू होती है, कहाँ पे, जहाँ पे आप सेकेंडरी एक्वाइजिशन कर रहे हो, वहाँ पे जहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी एक्वाइजिशन कितना है, तो उसके लिए सेपरेट रिजोल्यूशन। दूसरे में पढ़ा जहाँ पे शेयर कैपिटल एक्सपांड हो रहा है ड्यू टू कैपिटल एक्सपांशन अंडरटेकन बाय कंपनी इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल और ये सारी चीज़ें, जहाँ पे अपन को टू मेंटेन द 5% कैप्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड, तो वहाँ पे अगर अपन ने वो मेंटेन करनी है वो लिमिट, तो वहाँ पे आप सेपरेट रिजोल्यूशन पास करेंगे। फिर ग्रांट ऑफ ऑप्शन SAR और शेयर्स और बेनिफिट का लिए टू एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, टू एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के लिए आप अगर कर रहे हो SAR वगैरह और शेयर्स अदर बेनिफिट्स दे रहे हो, तो उसके लिए सेपरेट रिजोल्यूशन होगा। ग्रांट ऑफ ऑप्शन SAR शेयर और बेनिफिट्स आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयड को दे रहे हो, तो भी उसके लिए सेपरेट रिजोल्यूशन होगा। आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयड यानी कि देखो 100 एम्प्लॉय हैं, उसमें से 5 ऐसे चुनिंदा 5 एम्प्लॉय को दिया गया है, तो उसके लिए आप सेपरेट रिजोल्यूशन करेंगे ड्यूरिंग ये जो वो है ना आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयड ड्यूरिंग एनी 1 ईयर इक्वल टू और एक्सीडिंग 1% ऑफ द इशूड कैपिटल, एक्सक्लूड कर रहे हैं उसमें से आउटस्टैंडिंग वारंट्स और कन्वर्जन को, उतना मतलब जो इशूड कैपिटल रहेगा एक्सक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग वारंट्स एंड कन्वर्जन, उसका 1% या उसके बराबर, 1% से ज़्यादा या फिर 1% जितना आप दे सकते हो ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑप्शन SAR शेयर्स और द इंसेंटिव, और उसके लिए आपको सेपरेट रिजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। ठीक है, शेयर होल्डर अप्रूवल के थ्रू। अब आगे देखेंगे, आगे बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ द स्कीम। ठीक है, वेरिएशन की क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। ये भी स्टार मार्क्ड आंसर है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। द कंपनी मे बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग वेरी द टर्म्स ऑफ द स्कीम ऑफर्ड परसुएंट टू एन अर्लियर रिजोल्यूशन ऑफ द जनरल बॉडी बट नॉट येट एक्सरसाइज्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोवाइडेड सच वेरिएशन इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि बोला कि स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू आप वेरी कर सकते हो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस स्कीम के रिलेटेड, जो कि अब तक जो पहले दी हुई थी उसको आप वेरी कर सकते हो, जो कि अब तक एक्सरसाइज नहीं करी गई हैं एम्प्लॉय के द्वारा, प्रोवाइडेड सच वेरिएशन इज नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय के खिलाफ में नहीं है, पर कुछ चेंजेस है, तो वो आप कर सकते हो स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा। A company shall be entitled to vary the terms of the scheme to meet any regulatory requirement without seeking shareholders approval by special resolution। कुछ अगर regulatory requirement को follow करने के लिए कर रहे हैं तो फिर वो चलेगा, वहाँ पे shareholders की भी requirement की ज़रूरत नहीं है, उसको आप vary कर सकते हो। The provision of shareholders approval shall apply to such variation of terms as they apply to the original grant of option SAR shares or other benefits as the case may be। ठीक है, provision of shareholders approval shall apply to such variation of terms as they apply to original grant of option। जहाँ पे आपने शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना है, द प्रोविजन ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल
shall apply to such variation. कुछ अगर वेरिएशन के लिए शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए तो वहां पे फिर आप शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले सकते हो. चौथा, the notice of passing special resolution for variation of terms of the scheme shall disclose full details of the variation, the rationale thereof, and the details of the employees who are beneficiaries of such variation. ठीक है, वेरिएशन का क्या कारण था, वेरिएशन के बाद क्या थी स्कीम, रेशनलाइज भी आपको बताना पड़ेगा कि पहले क्या था अब क्या था, और किस किस को उस वेरिएशन से फायदा हो रहा है, कौन से एम्प्लॉयज को फायदा हो रहा है. ठीक है, वो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. अ कंपनी में रीप्राइज द ऑप्शंस SARs or shares as the case may be, which are not exercised, whether or not they have been vested if the scheme were rendered unattractive due to fall in price of the shares in the stock price. ठीक है, अगर किसी कारणवश स्टॉक प्राइस कम, देखो एक बार वापस से इसको पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ. अ कंपनी में रीप्राइज, उसको रीप्राइज भी कर सकती है द ऑप्शन SAR और शेयर्स एज द केस में बी विच आर नॉट एक्सरसाइज्ड. जो एक्सरसाइज नहीं होंगे उसी को वेरी करोगे, अगर एक्सरसाइज हो गया तो फिर वेरी तो हो नहीं सकता. वेदर और नॉट दे हैव बीन वेस्टेड इफ द स्कीम वर रेंडर्ड अनअट्रैक्टिव ड्यू टू फॉल इन प्राइस. अगर वो स्कीम अनअट्रैक्टिव लग रही है किसी कारणवश ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कीमत है 100 रुपये और आपने स्कीम में, मतलब देखो पहले थी 200 रुपये थी, आपने स्कीम में लाए कि हम 150 रुपये में आपको शेयर दे देंगे. अब वो शेयर की कीमत गिर गिर के जब तक एक्सरसाइज करें एम्प्लॉय वो हो गई 120 रुपये. अब आप एम्प्लॉय को 150 रुपये में दे रहे हो, तो उस कारणवश अगर एम्प्लॉय की इसकी वजह से अगर कुछ आपने वो करनी है ना वेरिएशन, तो आप कर सकते हो. ठीक है, वो आप मतलब 120 की होगी तो 100 पे ला सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो एम्प्लॉय को देने के लिए. ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना वेरिएशन चलती है रीप्राइस के लिए. हाउएवर द कंपनी इंश्योर्स दैट द सच रीप्राइस shall not be determined to the interest of the employees and approval of the shareholders in general meeting as been obtained for such repricing. However, the company ensures that such repricing shall not be detrimental to the interest of the employee. ये reprice करने का कारण ये नहीं है कि employee को हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं या ज़्यादा क्या बोलते हैं बेनिफिट दे रहे हैं. ये जनरली स्टॉक मार्केट में कम हुआ है और वो अनअट्रैक्टिव लग रहा है कि साला 150 का दे रहे हो और मार्केट में मतलब मैं तो फिर स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीद लूँगा ना, 120 का मेरे को वही मिल रहा है, तो इस वजह से हम वेरी कर रहे हैं. However, the company ensures that such repricing shall not be determined to the interest of the employee and approval of shareholder general meeting has been obtained for such repricing. उसका shareholder का अप्रूवल लेना पड़ेगा. वापस से आप कर रहे हो ना रिप्राइसिंग, तो फिर करना पड़ेगा. ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट अपन ने आंसर कवर कर लिए. अब एक बार और वाइंडिंग अप की और देख लेते हैं, उसके बाद आप ले सकते हो 5 मिनट का ब्रेक, फिर एक बार वापस से देखेंगे. ठीक है, वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम. In case of winding up of the scheme being implemented by the company, the excess monies or the shares remaining with the trust after meeting all the obligations, if any, shall be utilized for repayment of loan. ठीक है, or by way of distribution of employees or subject to approval of the shareholders be transferred to another scheme under these regulations as recommended by the compensation scheme. वापस से पढ़ना है. देखो सिंपल इसमें इतना बोला है कि ट्रस्ट के पास कुछ, एक बार पढ़ते हैं वापस से. देखो, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द स्कीम ही सीधा वाइंडिंग अप हो रही है, तो बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी, द एक्सेस मनी और द शेयर्स रिमेनिंग विद द ट्रस्ट आफ्टर मीटिंग ऑल द ऑब्लिगेशन, सारे ऑब्लिगेशन पूरे कर लिए, उसके बाद कुछ क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी या शेयर्स ट्रस्ट के पास बचे हुए हैं, इफ एनी शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, उसको आप रीपेमेंट ऑफ द लोन के लिए यूज कर सकते हो, और बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय और सब्जेक्ट टू अप्रूवल टू द शेयर होल्डर. ठीक है, आप उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, अगर एक्सेस है तो और आप उसको दे सकते हो, एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो, या फिर वो फिर प्रोपोर्शनल बेसिस पे दिया जाएगा, या फिर जैसा शेयर होल्डर के अप्रूवल पे होगा. ये सब पहले ही बातें डिसाइड होती हैं कि अगर नहीं हुआ इतना तो वो पैसा कहाँ जाएगा, तो वो फिर पहले ही प्रोपोर्शनली डिसाइड कर लेते हैं, या तो एम्प्लॉय में ही बांट देंगे आपस में, या फिर उसका क्या करेंगे देखेंगे, वो शेयर होल्डर के बेसिस पे होगा. बी ट्रांसफर टू अनदर स्कीम. ठीक है, शेयर होल्डर ने बोल दिया कि दूसरी स्कीम में अपन उसको ट्रांसफर कर देंगे, सेम ट्रस्ट है तो दूसरी ट्रस्ट में आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. बी ट्रांसफर टू अनदर स्कीम अंडर दिस रेगुलेशन एज रिकमेंडेड बाय द कंपनसेशन कमिटी. ठीक है, वहां पे कंपनसेशन कमिटी भी अपना रोल प्ले करेगी. ठीक है यार, अपन ये फटाफट कर ही लेते हैं, 2 पॉइंट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर सारी जो भी स्कीम्स वगैरह रहेंगी ना उसको एक बार देख लेंगे. ठीक है, या तो मैं क्या बोलता हूँ इसकी अपन सेपरेट वीडियो बना लें,
जितनी भी स्कीम्स है ना सेपरेट वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। ये जो भी ESOS है और ESPS है, SARS है, GEBS है और RBS है, ठीक है। ये जितनी भी 5 स्कीम है उसकी एक अपन सेपरेट स्कीम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और स्कीम नहीं बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में अपन इस वीडियो को अपना 15 मिनट में ये वीडियो को यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी ब्रेक नहीं लो, 10-15 मिनट और बैठते हैं, जहाँ पे अपन अभी देखेंगे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स। और इस स्कीम के बाद एक दिया था प्रोसीजर फॉर इशूइंग ESOP बाय लिस्टेड कंपनी, ठीक है। ESOP का जो प्रोसीजर है वो अगर ESOP की स्कीम के साथ ही देखना हो तो वहीं देख सकते हैं, नहीं, ठीक है। प्रोसीजर अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, कहाँ पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या नहीं ट्रांसफर कर सकते वो भी देखते हैं। ऑप्शंस SAR और एनी अदर बेनिफिट्स ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय अंडर दिस रेगुलेशन शेल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी पर्सन। अगर आप एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो तो उसको आप कहीं ट्रांसफर तो नहीं कर सकते ना। जो चीज़ एम्प्लॉय के लिए अपन ने शेयर होल्डर से परमिशन मांगी थी, अब उसको कहीं तुम और कहीं यूज़ कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। No person other than the employee to whom the options SAR or other benefits is granted shall be entitled to take the benefits arising out of such option SAR or benefit, etc. The option SAR or any other benefits granted to the employee shall not be pledged, hypothecated, mortgaged or otherwise alienated in any other manner, ठीक है। वो उनके लिए जो भी यूज़ किया था, अब तुमने उसके लिए उसको गिरवी रख दिया कहीं मौज मस्ती के लिए, मौज मस्ती नहीं पर कहीं और एक पर्पस के लिए उसको यूज़ किया अपने पैसों को, हो भी सकता है मौज मस्ती के लिए। डायरेक्टर ने पैसा इनके नाम पे लिया और अपना निकल गए कहीं घूमने फिरने, तो वो नहीं चलेगा। या प्लेज्ड, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, सीधा सिंपल गिरवी वगैरह आप नहीं रख सकते। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय while in employment, all the options SAR or any other beneficial granted to him under the scheme till such date shall vested in the legal heir or nominee of the deceased person। उसका deceased person का legal heir को और nominees वगैरह जो भी होंगे उनको दिया जाएगा। In the case of employee suffers a permanent incapacity while in employment, permanent incapacity कैसे हो सकती है? All the options SARs or any other beneficial granted to him under a scheme as on the date of the permanent incapacitation shall vest in him on the day, ठीक है। इनकैपेसिटेशन मतलब हो गया ऐसा कि उसको कुछ ऐसी बीमारी होगी कि वो अब एम्प्लॉयमेंट तो कंप्लीट नहीं कर सकता, पर उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही उसको वो बीमारी हुई, मान लो पैरालाइज हो गया, ठीक है। अब वो पैरालिसिस में काम तो नहीं कर सकता, पर जब वो एम्प्लॉयमेंट पे था तो फिर उसके नाम पे अगर ये सब था तो उसको उसी के नाम पे उसको मिल जाएंगे। शेल वेस्ट इन हिम ऑन दैट डे, डेट ऑफ द परमानेंट इनकैपेसिटेशन, ठीक है, उसी के नाम पे उसको मिल जाएंगे। इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन टर्मिनेशन हो गया तो फिर मिलेंगे ही नहीं उसको। इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑल द ऑप्शंस SAR और एनी अदर बेनिफिट्स विच आर ग्रांटेड एंड येट नॉट वेस्टेड एज ऑन द डे शेल एक्सपायर, ठीक है। अगर उसने वेस्ट नहीं किए तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद ना लिस्टिंग करके कुछ टॉपिक दिया हुआ है, उसको कैंसिल कर देना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, उसको काट मारो। आगे देखेंगे सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर। ऑडिटर के पास से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी तो पता चलेगा ना भैया कि तुम्हारी कंपनी कितनी पानी में है, कितनी ऊपर है। इन द केस ऑफ एवरी कंपनी which has passed a resolution for the scheme under this regulation, the board of directors shall at each annual general meeting place before the shareholders a certificate from the secretarial audit। secretarial audit कौन करेगा बेटा? CS करेगा। of the company that the schemes has been implemented in accordance with this regulation and in accordance with the resolution of the company in the general meeting। general meeting में आपको secretarial audit को देना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आप क्या बोलते एलिजिबल माने जाओगे रेजोल्यूशन वगैरह सब पास करने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्कीम्स है, तो स्कीम्स की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी के लिए फिर अपन दूसरी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे उसकी पूरी की पूरी सीरीज कवर करेंगे, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी बाय लिस्टेड कंपनी, जहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो, ये स्कीम्स के लिए एक सेपरेट वीडियो, और अभी एक और बात करेंगे अपन प्रोसीजर फॉर इशूइंग ESOP, यानी कि क्या प्रोसीजर रहेगा टू इशू ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स बाय अ लिस्टेड कंपनी। चलो प्रोसीजर देख के खत्म करते हैं, फिर आप ले सकते हो 5-10 मिनट का ब्रेक। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है।
An advance notice of the board meeting at least 2 working days before to the stock exchange where securities of the company are listed for and formation of compensation committee. वापस से पढ़ो, देखो क्या बोला हुआ है. एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा ऑफ द बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट 2 वर्किंग डे बिफोर टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कंपनसेशन कमिटी. ठीक है, फॉर्मेशन हो रही है कंपनसेशन कमिटी की और आपकी शेयर्स लिस्टेड हैं, तो सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज को आपको दो दिन पहले 2 वर्किंग डेज बिफोर आपको एटलीस्ट 2 दिन पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग को कि हम ESOP लाना चाह रहे हैं. कंपनसेशन कमिटी शेल प्लान ड्राफ्ट द स्कीम ऑफ ESOP. फिर कंपनसेशन कमिटी एक ड्राफ्ट बनाएगी जहां पे ये स्कीम के बारे में बातचीत होगी. होल्ड, तीसरा, hold board meeting to adopt the final scheme, appoint the merchant banker and approve the notice of the general meeting for shareholders approval by passing special resolution. Outcome of the board meeting is also to notified within 24 hours of the conclusion of the board meeting. ठीक है, 24 घंटे के अंदर बोर्ड मीटिंग का आउटकम आ जाना चाहिए. An advance notice of the general meeting at least 2 working days before to the stock exchange where securities of the company are listed. ठीक है, जनरल मीटिंग के लिए भी आपको 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा. पहला जो एडवांस नोटिस दिया था वो दिया था बोर्ड मीटिंग का, अब दिया अपन ने जनरल मीटिंग का. ठीक है, बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे बात हुई जनरल मीटिंग की. होल्ड जनरल मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर. जनरल मीटिंग क्या बोलते हैं, अप्रूव, शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, सिंपल. 7वां पॉइंट, आउटकम ऑफ द जनरल मीटिंग इज ऑल्सो टू बी नोटिफाइड विद इन 24 आवर्स of the conclusion of the meeting of the stock exchange. 8th point, file e-form MGT 14 within 30 days of the passing of the special resolution with ROC. ROC के साथ आपको MGT 14 भरना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन के खत्म होने से 30 दिन के अंदर. For listing of shares issued pursuant to ESOS, the company shall obtain in principle approval of the stock exchange before issuing shares as per resolution regulation 28 of the LODR where it proposes to list the said shares. ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी. इन प्रिंसिपल वाला अपने को कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर होगा. इशू ऑफ लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू द एलिजिबल एम्प्लॉय अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन. ठीक है, लेटर ऑफ ग्रांट फिर ऑप्शन के लिए एलिजिबल माना जाएगा कि लेटर ऑफ ग्रांट एक अप्रूव होगा. देखो, इशू ऑफ लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन टू द एलिजिबल एम्प्लॉय अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शन. वापस 11th पॉइंट, ऑन रिसीप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस on receipt of letter of acceptance of option along with upfront payment if any from the employee issue the option certificate. ठीक है, एम्प्लॉय को फिर कोई अगर पेमेंट वगैरह रहना होगा तो फिर आप वो कर सकते हो. करने के बाद एम्प्लॉय इशू द ऑप्शन सर्टिफिकेट. ऑप्शन के लिए एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपने ये, आपके नाम पे ये हो गया. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड नॉट लेस देन 1 year द ऑप्शन शैल वेस्ट इन द एम्प्लॉय. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड नॉट लेस देन 1 year द ऑप्शन शेल वेस्ट इन द एम्प्लॉय. ठीक है, एम्प्लॉय को एक साल के अंदर आपको देने पड़ेंगे जितने भी उसके नाम पे शेयर्स या जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वेस्टिंग पीरियड नॉट लेस देन 1 year. ठीक है, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर आपको एम्प्लॉय को सारे शेयर्स या जो भी ऑप्शंस रहेंगे वो वेस्ट करने पड़ेंगे. एट द टाइम द कंपनी शेल इशू अ लेटर ऑफ वेस्टिंग अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन. At the time, company shall issue a letter of vesting along with the letter of exercise of the option. ठीक है, लेटर ऑफ एक्सरसाइज जो उसने बोला होगा एम्प्लॉय ने, उसके साथ साथ एक लेटर ऑफ वेस्टिंग भी इशू करना पड़ेगा कंपनी को विद इन द टाइम्स प्रिस्क्राइब्ड. रिसिप्ट टू लेटर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम द एम्प्लॉय. ठीक है, रिसिप्ट होगी एक. फिर होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एट द सुटेबल इंटरवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द ऑप्शन. ठीक है, फिर एक बोर्ड मीटिंग होगी जहाँ पे ये डिसाइड होगा सूटेबल इंटरवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द ऑप्शनीज उसमें बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होगा. डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट और क्रेडिट द शेयर सो अलॉटेड विद द डिपॉजिटरीज. ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट फिर उन लोगों को इशू कर दिए जाएंगे और उसकी बात रहेगी. आगे, make an application to the stock exchange for listing of the shares so allotted. receipt of listing of the shares from the stock exchange. receipt मिलेगी stock exchange से कि हाँ भैया ये shares list हो गए. file a return of allotment in the form PAS3 with the ROC within 30 days from the date of the allotment. return of allotment की आपको PAS3 में
आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ अपना प्रोसीजर खत्म होता है। एक बार प्रोसीजर फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले देखा अपन ने एडवांस नोटिस देना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को। उसके बाद देखा अपन ने कंपनसेशन कमेटी प्लान करेगी ड्राफ्ट द स्कीम ऑफ द ईएसओपी, फिर बोर्ड मीटिंग में लेके जाएंगे। बोर्ड मीटिंग का जो रिजल्ट होगा वो 24 घंटे के अंदर आना चाहिए और वहीं पे डिसाइड करेंगे क्या बोलते हैं, नहीं हाँ, फिर स्टॉक एक्सचेंज को 2 दिन पहले जनरल मीटिंग का आपको एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में अप्रूवल की बात करी जाएगी और शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगा जाएगा। जनरल मीटिंग का 24 घंटे के अंदर अप्रूवल और आउटकम निकल आना चाहिए और उसके बाद आरओसी को 30 दिन के अंदर MGT 14 भरना है, जहाँ पे आप सारी बातचीत क्लियर करेंगे। इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है और फिर लेटर ऑफ ग्रांट ऑफ द ऑप्शन टू द एलिजिबल एम्प्लॉय, लेटर ग्रांट होगा एलिजिबल एम्प्लॉय को विद द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद अपफ्रंट पेमेंट अगर कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे और ऑप्शंस सर्टिफिकेट के लिए अपन डिसाइड कर देंगे कि हाँ भैया ये नाम पे इस नाम पे वो होगा, शेयर सर्टिफिकेट होगा। और एक फिर वेस्टिंग पीरियड डिसाइड होता है जहाँ पे उसके एक्सपायरी के बाद नॉट लेस देन 1 ईयर आपको ऑप्शंस एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो भी उन लोगों ने रहेंगे शेयर्स वगैरह जो भी, तो वो उनके नाम पे करने पड़ेंगे। एट द टाइम द कंपनी शैल इशू अ लेटर ऑफ वेस्टिंग, इस दौरान लेटर ऑफ वेस्टिंग एक इशू होगा कंपनी के द्वारा, जहाँ पे विद द लेटर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, वहाँ पे ये भी चीज़ डिस्क्लोज करी जाएगी। फिर रिसिप्ट टू लेटर ऑफ एक्सरसाइज फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के पास से अपन को रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ एक्सरसाइज मिल जाएगा। फिर अपन एक बोर्ड मीटिंग वापस से करेंगे, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग एट द सूटेबल इंटरवल ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पीरियड फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए एक अलग से बोर्ड मीटिंग होगी। उसके बाद डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट, डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ अलॉटमेंट अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, डिस्पैच कर दिया जाएगा अलॉटमेंट लेटर, जहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट्स और क्रेडिट जो भी दिया होगा डिपॉजिटरी के पास। और उसके बाद मेक एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ, फिर आप डिपॉजिटरी को दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज को भी एक लेटर भेज दो कि हाँ भैया अब सब कुछ हमने कर दिया, अब आप हमें शेयर्स अलॉट कर दो। और उसके बाद रिसिप्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द शेयर्स, शेयर स्टॉक एक्सचेंज आपको लिस्ट कर देगा और उसके साथ आपका वो खत्म हो जाएंगे, प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। और विद इन, हाँ ठीक है, फिर आपके उसमें शो होने लगेंगे मार्केट में, जो कि एम्प्लॉयज़ के रहेंगे। Make an application to the stock exchange for listing of the shares so allotted and receipt of the listing of shares from the stock exchange। और 19th पॉइंट में ये बोला हुआ है फाइल, आपको लास्ट में सब कुछ जब हो जाएगा, फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन द फॉर्म PAS विद द ROC विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। 30 दिन के अंदर आपको PAS 3 भरना रहेगा, जहाँ पे आप रिटर्न फाइल करेंगे अलॉटमेंट का। ठीक है, इसी के साथ अपना ये वाला प्रोसीजर और सारी चीज़ें ESOP के, मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट कौन सा था, नहीं हाँ, पार्ट A से लेके D तक अपन ने खत्म कर दिया। और इसके बाद जो रहेगा वो पार्ट E, नहीं एक मिनट, हाँ पार्ट A से लेके पार्ट E तक अपन ने इस वीडियो में कवर किया। स्वेट इक्विटी शेयर्स की एक अलग वीडियो बनाएंगे और पार्ट A से लेके जो E में बात करी हुई है, मतलब ये जो है ESOS 1 2 3 4 5, हाँ जो ये 5 स्कीम है ना पार्ट A से लेके E, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लेता हूँ। तो आपने अगर सीधा सिर्फ स्कीम्स ही देखनी है तो आप वो वीडियो में क्लियर कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ों के लिए ये वीडियो रेफर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं।